गैंगस्टर की तरफ से लगातार मिल रही धमकियों के बाद सलमान खान के आशियाने को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। सलमान के घर पर हर वक्त पुलिस का पहरा रहता है। अब भाईजान को हर खतरे से महफूज रखने के लिए फुल प्रूफ प्लान भी तैयार किया गया है। जिस बालकनी में सलमान अपने फैंस से मिलने के लिए आते हैं उसे भी बुलेट प्रूफ बना दिया गया है। मुंबई का गैलेक्सी अपार्टमेंट। इस अपार्टमेंट की पहचान सुपरस्टार सलमान खान के आशियाने के तौर पर है। कल से इस अपार्टमेंट की बालकनी की सूरत बदली दिख रही है। फर्स्ट फ्लोर की बालकनी को कुछ कर्मचारी ग्लास से कवर कर रहे हैं, लेकिन ये कोई मामूली ग्लास नहीं बल्कि ये है बुलेट प्रूफ ग्लास। इस ग्लास को ना तो कोई पत्थर तोड़ सकता है और ना ही इस पर गोलियों का कोई असर होता है। ये बालकनी ग्राउंड फ्लोर से ज्यादा ऊंचाई पर नहीं है, इसी वजह से इसे बुलेट प्रूफ शीशे से कवर किया जा रहा है। इस वक्त हम मुंबई में सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर है। यहाँ पर पिछले दिनों सिक्योरिटी बढ़ाई गई थी, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एक बुलेट प्रूफ ग्लास पैनल लगाया जा रहा है, जिसका काम इस वक्त शुरू है। जैसा कि आप देख सकते हैं, गैलेक्सी अपार्टमेंट के आसपास सिक्योरिटी जो है काफी दिनों से बढ़ती हुई नजर आ रही है। सीसीटीवी कैमरेज नए जो लगाए गए हैं और उसके साथ यहाँ पर जो बाउंड्री वॉल है वहां पर स्पाइक्स लगाई गई हैं। बुलेट प्रूफ ग्लास पैनल लगाया जा रहा है। ये आप कह सकते हैं वही बालकनी है जहां पर सालों साल सलमान खान अपने फैंस से मिलते रहे हैं, अपने फैंस को हाथ दिखाते रहे हैं। फिर वो ईद का मौका हो या कोई और मौका हो, यहाँ पर वो अक्सर आते हैं और हाथ दिखाते हैं। लेकिन जब से ये पूरा सिक्योरिटी थ्रेट सामने आया है उसके बाद से ये घटनाक्रम कहीं ना कहीं रुक गया था। ये वही बालकनी है जिस पर सलमान खान ईद या अपने जन्मदिन के मौके पर अपने फैंस के सामने आते हैं। अभी तक ये बालकनी फैंस के लिए अपने चहेते सुपरस्टार को देखने की ओपन प्लेटफॉर्म थी। मुमकिन है कि सलमान खास मौकों पर अब भी इसी बालकनी में दिखेंगे, लेकिन अब फैंस और भाईजान के बीच शीशे की ये दीवार नजर आएगी। दरअसल ये सारी तैयारियां सलमान खान को हर खतरे से महफूज रखने की हैं। लॉरेंस बिश्नोई गैंग से धमकियां मिलती रही हैं। लॉरेंस बिश्नोई की टॉप 10 हिट लिस्ट में सलमान खान का नाम पहले नंबर पर है। एनआईए की चार्जशीट में इस लिस्ट का जिक्र है। लॉरेंस ने जोधपुर में पुलिस और मीडिया के सामने सलमान खान को टारगेट करने का ऐलान किया था। लॉरेंस बिश्नोई ने अपने दोस्त और शूटर संपत नेहरा को सलमान खान पर हमला करने के लिए मुंबई भेजा था। संपत ने गैलेक्सी अपार्टमेंट की रेकी की थी, लेकिन प्लान फेल हो गया। सिद्धू मूसावाला की हत्या के बाद लॉरेंस के शूटर ने सलमान खान के फार्म हाउस की रेकी की थी। सलमान पर हमला होने से पहले शूटर दिल्ली पुलिस और पंजाब पुलिस के हाथों गिरफ्तार हो गए और प्लान फेल हो गया। अमेरिका में बैठे लॉरेंस के भाई अनमोल बिश्नोई ने भी 2 शूटर भेजकर सलमान के घर पर फायरिंग करवाई। बाबा सिद्दीकी की हत्या के पीछे भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग है। चार्जशीट में खुलासा किया गया था कि सलमान से नजदीकी की वजह से बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई। कई बार ये भी रिपोर्ट सामने आ चुकी है कि सलमान खान के पनवेल फार्म हाउस की भी रेकी की जा चुकी है, जिसके चलते मुंबई पुलिस ने सिक्योरिटी बढ़ाई हुई है। यहाँ पर 2 एक तरह से मेकशिफ्ट जो पुलिस चौकी है, टेंट जो है पुलिस के, वो देखने के लिए मिलते हैं। बाबा सिद्दीकी केस में मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच ने चार्जशीट फाइल की है। उन्होंने ये बात कही है कि मेन टारगेट सलमान खान थे, फॉल बैक ऑप्शन बाबा सिद्दीकी थे। तो एक तरह से सलमान खान उनके परिवार के लिए अभी भी जो मुश्किलें हैं, जो धमकियां हैं, वो बनी हुई है, जिसके देखते हुए हर तरह की सिक्योरिटी मेजर्स लिए जा रहे हैं। चाहे वो पुलिस बल की बढ़ाकर तैनाती करनी हो, बुलेट प्रूफ कार हो, सीसीटीवी कैमरास हो, या फिर बुलेट प्रूफ पैनल बालकनी पर लगाना हो। खुद की और परिवार की सुरक्षा की चिंता के बीच सलमान लगातार कोशिश कर रहे हैं कि इससे रोजमर्रा की जिंदगी और शूटिंग पर असर न हो। हाल ही में सलमान खान गुजरात के जामनगर गए थे, जहां उन्होंने अंबानी परिवार के घर पर दोस्तों और परिवार के साथ अपना 59वां जन्मदिन मनाया। इसके लिए भी कड़े सुरक्षा इंतजाम देखे गए थे। बताया जा रहा है कि सलमान अपनी आने वाली फिल्म सिकंदर के आखिरी हिस्से की शूटिंग की तैयारी में हैं। ये शूटिंग मुंबई में ही होनी है और इस साल ईद पर ये फिल्म रिलीज हो सकती है। फिलहाल सलमान के अपार्टमेंट पर सुरक्षा के इंतजाम कड़े हैं। पुलिस और प्रशासन भी सुरक्षा को लेकर मुस्तैद है। सलमान के प्राइवेट गार्ड्स भी इस अपार्टमेंट को सुरक्षा के ऐसे घेरे में महफूज कर चुके हैं, जहां बगैर इजाजत कोई परिंदा भी पर मार नहीं सकता। मुंबई से मुस्तफा शेख के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
और चलिए, सिक्योरिटी बीफ अप कर दी गई है गैलेक्सी अपार्टमेंट की। ज्यादा जानकारी लेने के लिए हमारे सहयोगी धर्मेंद्र दुबे मुंबई से हमारे साथ जुड़ गए हैं। उनके पास सीधे रुक कर लेते हैं। धर्मेंद्र, आपके पास क्या अपडेट है? इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं और ये सिक्योरिटी थ्रेट्स जो मिल रहे हैं उसके बीच में अभी फिलहाल क्या तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं? देखिए, आपको बता दें कि गैलेक्सी अपार्टमेंट जो है पूरी तरह से छावनी में तब्दील कर दी गई है। यहाँ पर पहुंचने वाले जो 3 सिग्नल हैं, वहां पर पुलिस का एक अच्छा खासा काफिला तो लगा पड़ा हुआ ही है, लेकिन जो परिवार वाले हैं उनको भी एक परिचय पत्र बना करके, आईडी कार्ड बना करके दिया गया है, जो लगातार सलमान खान के घर में आते और जाते रहते हैं। इसके अलावा सिर्फ सलमान खान के घर की ही नहीं, बल्कि जो उनका फार्म हाउस है जो लगातार सुर्खियों में बना हुआ होता है, इस वजह से क्योंकि बहुत सारे जो उनके मेहमान होते हैं, बहुत सारे सेलेब्स वहां जाते हैं, वहां भी पुलिस ने बकायदा हर एक घर में जाकर के संदिग्ध अपने नियुक्त किए हैं कि कोई भी नया इंसान अगर आता है तो उसकी पहचान करी जाए। इस हिसाब से पूरी तरह से जो है ये जो सलमान खान का सिर्फ फार्म हाउस ही नहीं बल्कि घर जो है वो सुरक्षा के पैनी नजर रखा गया है। आपको बताया कि सलमान खान के घर के यहाँ पे कुछ 3 सिग्नल लगते हैं और यहाँ पर पहले से 5 ही पुलिसकर्मी होते थे, जवान होते थे, लेकिन अब जो है उनकी संख्या बढ़ा दी गई है। लगभग 15 लोग जो हैं वहां पर अब जुटे हुए हैं और गैलेक्सी में रहने वाले जो दूसरे रहीवासी हैं, जो सलमान खान के अलावा दूसरे फ्लैट में रहते हैं, उनको पीछे से जाने के लिए कहा गया है। थोड़ी बहुत उन्हें तकलीफ है ही, लेकिन सलमान खान सबके चहेते, सबके प्यारे हैं। बिल्कुल धर्मेंद्र, सिक्योरिटी तो पिछले कई दिनों से बढ़ा दी गई है और जैसा कि आप बता रहे हैं कि 5 सिग्नल लगते हैं, उसमें पुलिस भी जो है उनकी तैनाती ज्यादा कर दी गई है। साथ ही साथ सलमान का पूरा घर जो है वो बुलेट प्रूफ बना दिया गया है ताकि कोई भी किसी भी तरह की जो है चूक ना हो सके। बिल्कुल, और जो है बहुत ही ज्यादा यहाँ पर बहुत सारे फैंस भी जुटे हुए हैं। हालांकि हर कोई सलमान खान का दीदार करने के लिए यहाँ मौजूद होना चाहता है। चलिए धर्मेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। चलिए, जैसा कि आपने बताया कि सिक्योरिटी सिस्टम जो है वो और भी हाईटेक कर दिया गया है सलमान के घर का, गैलेक्सी अपार्टमेंट का। बीते साल सितंबर के महीने में कंगना रनौत की फिल्म रिलीज होने वाली थी। फैंस को कंगना रनौत की सिल्वर स्क्रीन पर वापसी का इंतजार था। एक्ट्रेस और दर्शक उनकी दूसरी निर्देशित फिल्म इमरजेंसी की रिलीज के लिए पूरी तरह से तैयार थे, लेकिन फिल्म रिलीज नहीं हो सकी। अब इस फिल्म को रिलीज करने की तैयारी है। फिल्म जल्द ही सिनेमाघरों में दस्तक देने के लिए तैयार है। नई रिलीज डेट मिलने के बाद से ही फिल्म को लेकर काफी ज्यादा बस है। खुद कंगना भी एक्साइटेड है, प्रमोशन में जुटी हैं, चाहती हैं कि प्रियंका गांधी और गांधी फैमिली ये फिल्म जरूर देखे। अगर मैं उनके हक के लिए सारी दुनिया से लड़ सकती हूँ तो अपने हक के लिए उनसे भी लड़ सकती हूँ। काफी विवादों के बाद आखिरकार कंगना रनौत की मच अवेटेड फिल्म इमरजेंसी को सेंसर बोर्ड से हरी झंडी मिल गई है। चीर दे अधर्म को जनता वो बाण है। और 17 जनवरी 2025 को सिनेमाघरों में फिल्म इमरजेंसी रिलीज होने के लिए पूरी तरह से तैयार है। फिल्म का दमदार ट्रेलर रिलीज हो चुका है और 1 मिनट 50 सेकंड के ट्रेलर में इंदिरा गांधी के किरदार में कंगना को देखकर फैंस काफी उत्सुक हैं। इंडिया इज इंदिरा। फिल्म इमरजेंसी का निर्देशन और लेखन एक्ट्रेस कंगना रनौत ने ही किया है और उनके मन में इस फिल्म को बनाने का आइडिया तब आया जब उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बारे में पढ़ा और उन्हें पता चला कि जितना प्यार उन्हें मिला उतनी ही नफरत भी उन्हें मिली। जब कंगना ने इंदिरा गांधी के प्रति जनता का प्यार और साथ ही बेहद नफरत देखी तो उनके मन में ख्याल आया कि उन्हें इस पर एक फिल्म जरूर बनानी चाहिए। I think it's a very sensitive and sensible portrayal of one episode and one personality also. And I have taken great care of definitely portraying Mrs. Gandhi with great dignity. Because I see when I started to do a lot of research, there was so much focus and so much material about personal life, you know, whether it is a relationship with her husband or many friends or you know, controversial equations, relationships. And I thought to myself, I said, you know, there is so much more to every person. यही नहीं, कंगना चाहती हैं कि प्रियंका गांधी समेत पूरे गांधी परिवार को ये फिल्म जरूर देखनी चाहिए।
I actually met Priyanka Gandhi ji in the parliament, and the first thing I told her, I said, "आपको emergency देखनी चाहिए." तो she was very gracious. She said, "ये maybe." I said, "You will quite like it." So let's see if they would want to watch the film. फिल्म इमरजेंसी में श्रेयस तालपड़े, अनुपम खेर और मिलिंद सोमेन भी मुख्य भूमिकाओं में हैं। इनके अलावा फिल्म में कई अन्य सेलेब्स भी आपको 70 के दशक की राजनीति के कद्दावर नेताओं की भूमिका में दिखाई देंगे। फिल्म इमरजेंसी साल 1966 में इंदिरा गांधी के पहले कार्यकाल से शुरू होकर अक्टूबर 1984 में उनकी हत्या पर खत्म होती है। फिल्म में इंदिरा गांधी के करीब 15 साल के प्रधानमंत्री के कार्यकाल को दिखाया गया है। फिल्म में खास तौर पर 25 जून 1975 से लेकर 21 मार्च 1977 तक भारत में लगी इमरजेंसी के काले अध्याय को साहसिक और बेबाक दृष्टिकोण से दर्शाने की कोशिश की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए अब बात मौसम की कर लेते हैं। जो ठंड जो है वो परीक्षा उत्तर भारत के तमाम शहरों में लगातार ले रही है और लगातार जारी है। देखिए, इन दिनों पूरा उत्तर भारत ठंड से ठिठुर रहा है। यूपी, बिहार हो या एमपी हो या राजस्थान हो, हर सूबे में प्रचंड ठंड का दौर है। बात अगर राजधानी की करें तो तेज हवाओं ने दिल्ली को कोहरे से कुछ राहत जरूर दे दी है, लेकिन ठिठुरन को काफी हद तक बढ़ा दिया है। उस पर मौसम विभाग ये बोल रहा है कि अभी एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जल्द ही दस्तक दे रहा है, यानी उत्तर भारत में मौसम फिर से करवट लेने वाला है। दिल्ली और आसपास के इलाकों में पिछले कई दिनों से कड़ाके की ठंड के साथ कोहरे की जोरदार जुगलबंदी दिखाई दे रही है। इसके कारण एक तरफ लोगों को सर्दी का खूब एहसास हो रहा है, तो साथ ही देर रात और सुबह के समय सफर पर भी ब्रेक लगाने की जरूरत महसूस हो रही है। हालांकि आज सुबह से तेज हवाओं के चलते दिल्ली, एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में मौसम का मिजाज कुछ बदला नजर आया। पहाड़ों में हो रही लगातार बर्फबारी और साथ ही साथ वेस्टर्न डिस्टरबेंस का जो असर है वो मैदानी इलाकों में राजधानी दिल्ली समेत साफ देखने को मिल रहा है। सुबह और शाम के वक्त कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मिनिमम टेम्परेचर 8 डिग्री के आसपास पिछले कई दिनों से बना हुआ है, लेकिन मैक्सिमम टेम्परेचर जो कि 17 डिग्री तक घट गया था, 15 से 17 डिग्री आ गया था, वो अनुमान है कि अब शायद 20 डिग्री तक पहुंचेगा, यानी दिन के वक्त में लोगों को राहत मिलेगी। राजधानी दिल्ली में क्या हालात हैं सुबह के, इस वक्त हम लोग मौजूद हैं कर्तव्य पथ पर, और सुबह के वक्त विजिबिलिटी तकरीबन 5:30 बजे के आसपास इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 0 दर्ज की गई थी। और साथ ही साथ जो ओपन एरियाज हैं वहां पर भी बहुत ज्यादा फॉग था। आप देखिए, आप यहाँ से राष्ट्रपति भवन चंद कदमों की दूरी पर है, लेकिन फॉग और साथ ही साथ स्मॉग, क्योंकि AQI भी दिल्ली का 300 के पार बना हुआ है, तो स्मॉग और फॉग की वजह से विजिबिलिटी पर बहुत ज्यादा असर बना हुआ है। और साथ ही साथ जो उम्मीद है कि अभी अगले कम से कम 1 हफ्ते तक तो यही स्थिति रहेगी, यानी मिनिमम टेम्परेचर 7 से 8 डिग्री के आसपास और मैक्सिमम टेम्परेचर 20 डिग्री के आसपास अभी 1 हफ्ते तक बना रह सकता है। दिल्ली में कड़ाके की ठंड के बीच हवाओं ने कोहरा भले ही कम कर दिया हो, मगर देश के कई मैदानी इलाकों में कोहरे का असर खूब दिख रहा है। ये तस्वीरें बिहार के गया की हैं। बिहार के कई इलाकों में घने कोहरे के चलते सड़कों पर आवाजाही पर असर पड़ता दिख रहा है। बोध गया का महाबोध मंदिर भी घने कोहरे के आगोश में घिरा नजर आया। मौसम विभाग के अनुसार बिहार में भी अगले 2 दिन ठंड से निजात नहीं मिलेगी, लिहाजा सेहत के लिहाज से सावधानी बरतना जरूरी है।
क्या है कि अगर आप सुबह के टेम्परेचर्स की बात करें, सुबह के टेम्परेचर सामान्य के पास ही है, वही 8 और 10 के बीच में रहने वाले हैं। लेकिन दिन के टेम्परेचर्स हैं, जो मैक्सिमम टेम्परेचर्स है, वो सामान्य से कम है। और इसके लिए जो आज के लिए हमारा कोल्ड डे का भी वार्निंग है, और इसके साथ हवा भी तेज चल रही है, जिसके कारण हमें ऐसा फीलिंग आ रहा है। लेकिन जनरली ये है कि आज के बाद ये टेम्परेचर्स में थोड़ा इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। लेकिन इसके अलावा अगर आप पूरा नॉर्थ वेस्ट इंडिया की बात करें, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ये सारी जगह भी क्या है, सुबह के टाइम डेंस टू वेरी डेंस फॉग प्रिवेल कर रहा है। डेंस फॉग हम तब कहते हैं जब विजिबिलिटी है वो 50 से 200 मीटर होता है, और वेरी डेंस तब कहते हैं जब विजिबिलिटी 50 से कम होता है। तो आज हवाएं तेज थी, थोड़ा सा जो है इसका स्प्रेड कम था, लेकिन कल से फिर है कि स्लोली हवाएं वीक होनी स्टार्ट हो जाएगी। कल भी मॉर्निंग थोड़ा कम ही रहेगा। उसके बाद हमारा प्रोबेबिलिटी ये है कि डेंस टू वेरी डेंस फॉग पूरा नॉर्थ इंडिया में ही, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और ये रहने वाला है, और साथ में दिल्ली में मॉडरेट टू डेंस रहेगा। कोहरे का असर उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिल रहा है, जिस वजह से विजिबिलिटी काफी गिर गई है। रात के समय सफर करना मुश्किल है। मौसम विभाग ने अभी ठंड और कोहरा जारी रहने की संभावना जताई है। मौसम के जानकार बता रहे हैं कि 3 से 4 दिनों के बाद मौसम एक बार फिर से करवट ले सकता है। 10 से 12 जनवरी के बीच एक नया पश्चिमी विक्षोभ आने की संभावना है, जिससे मौसम में बदलाव आएगा। इसके कारण दिल्ली और उत्तर पश्चिम भारत में हल्की बारिश हो सकती है। बारिश के बाद कोहरे से छुटकारा मिल सकता है, मगर पारा गिरा ही रहेगा, जिससे ठंड बरकरार रहेगी। मौसम विभाग के अनुसार 10 जनवरी तक न्यूनतम तापमान 5 से 9 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहा है 10 तारीख से, जिसका प्रभाव पूरा नॉर्थ वेस्ट इंडिया में रहेगा। उसके साथ एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के साथ जो हवाएं हैं बे ऑफ बंगाल से भी आएंगी। दोनों का इंट्रैक्शन प्लेन्स ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया में रहेगा, जिसके कारण हमारा अनुमान है 11-12 को इवन एनसीआर, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, सारी जगह पे, हिमालय पे लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल, स्नोफॉल रहेगा। प्लेन्स पे लाइट रेनफॉल एक्टिविटी रहने का। आपको बता दें कि पिछले 4 दिनों में घने कोहरे के कारण ट्रेनों और उड़ानों में देरी से यात्रियों को काफी दिक्कतें हो रही हैं, मगर साल के पहले हफ्ते में हाड़ कपाने वाली ठंड ने सबसे ज्यादा परेशान किया है। फिलहाल उत्तर भारत के ज्यादातर इलाकों में जहां शीतलहर जारी रहने का अनुमान जताया गया है, तो वहीं दिल्ली वालों के लिए अगले 3 से 4 दिन सर्दी के सितम से राहत लेकर आ सकते हैं। फिलहाल अच्छी खबर यही कि आज और कल इस तरह की ठंड और कपाएगी, लेकिन उसके बाद से थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद रहेगी। मोटा मोटी बात यह है कि ठंड का जो पीक है वो यही है आज और कल का। उसके बाद तापमान काफी हद तक सामान्य होना शुरू हो जाएगा। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज टुडे, दिल्ली। भले ही पहाड़ों पर बर्फबारी ने रोमांच बनाया हुआ है, लेकिन इस बीच ऐसी तस्वीर भी सामने आई है जिसने सभी को हैरान कर दिया है। गुलमर्ग में पर्यटक बर्फबारी में मस्ती कर रहे थे। इस बीच वहां दूर से अवलांच आता दिखाई दिया। ये बर्फीला तूफान बर्फ के गुबार के साथ आगे बढ़ता दिखा। राहत की बात ये रही कि इसने एक दूरी तक आकर ये गुबार जो है वो शांत हो गया। गुलमर्ग से लेकर श्रीनगर तक भारी बर्फबारी लगातार जारी है। पहाड़ों से लेकर सड़कों तक केवल बर्फ ही बर्फ आपको देखने को मिल जाएगी। इस बर्फीली वादियों को अपनी यादों में बसाने के लिए भारी संख्या में लोग घाटी का रुख कर रहे हैं, और यही वजह है कि श्रीनगर के बाजारों में बर्फ में चलने वाले मजबूत जूतों की डिमांड काफी बढ़ गई है। अलग अलग डिजाइन और बर्फ को मात देने वाले जूते बाजार में खूब ट्रेंड कर रहे हैं। और चलिए अब आपको लेकर चलते हैं राजधानी दिल्ली में, जहां तापमान शिमला के करीब ही पहुंच गया है। दिल्ली के कई इलाकों में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री दर्ज किया गया है, लेकिन इस कड़कड़ाती ठंड में जवानों का जोश बिल्कुल हाई है। जवान सुबह सवेरे उठकर 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस परेड की रिहर्सल कर रहे हैं। चीन में लूनर न्यू ईयर की शुरुआत में अब गिनती के ही दिन बचे हैं, इसलिए चीनी शहरों में कई इवेंट्स का आयोजन किया जा रहा है, क्योंकि इस मौके पर दुनिया के अलग अलग हिस्सों से हर साल लाखों पर्यटकों की भीड़ भी यहां पहुंचती है और सब जमकर चीन के इस अनोखे उत्सव का मजा भी लेते हैं।
सर्दियों के साथ ही चीन की खूबसूरती बर्फ के अलग अलग रूपों में उभर कर सामने आ रही है। ये चमकती बर्फीली खूबसूरती इसलिए खास हो गई है क्योंकि यहाँ चीनी ल्यूनर न्यू ईयर की शुरुआत होने वाली है। इन दिनों नए साल और पर्यटकों के स्वागत के लिए देश के कई हिस्सों में विंटर कार्निवल का आयोजन हो रहा है, जिसकी रौनक जिनजियांग के साथ साथ हार्बिन में सबसे ज्यादा नजर आ रही है। जिनजियांग प्रांत में कई तरह के स्नो गेम्स, पारंपरिक डांस और लजीज व्यंजनों का लुत्फ उठाते लोगों को देखा जा सकता है। यहाँ पहुँचने वालों को ऊंट की सवारी और घुड़सवारी खास पसंद आ रही है। साथ ही पारंपरिक डांस और कई तरह के पकवान भी मेहमानों को खूब लुभा रहे हैं। बर्फ पर रस्साकस्सी और टॉय कार रेस का रोमांच भी यहाँ अपने चरम पर है। हर बार की तरह चीन का हार्बिन इस बार भी आइस स्नो वर्ल्ड प्रतियोगिता की वजह से पूरी दुनिया में सुर्खियां बटोर रहा है। बर्फ से बनी सैकड़ों आकृतियां यहाँ किसी को भी चौंका सकती है। बर्फ पर दुनिया भर के कलाकारों ने जो मूर्तियां बनाई हैं, उन्होंने मानो एक नई दुनिया रचा दी है। इसे देखने वाले इसकी तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। 36वें हार्बिन इंटरनेशनल आइस स्कल्पचर कंपटीशन में करीब 12 देशों की 30 से ज्यादा टीमों ने इस बार इस अनोखी प्रतियोगिता में हिस्सा लिया है, जो इन दिनों अपनी कला और खूबसूरती के चरम पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो चीन की आइस सिटी कहलाने वाले शहर हार्बिन में इन दिनों आइस एंड स्नो फेस्टिवल मनाया जा रहा है। आपको जानकर बिल्कुल हैरानी होगी कि यहाँ इस वक्त पारा करीब -20 डिग्री के करीब है और ऐसे में यहाँ इस शहर में एक आइस हाउस लोगों को हॉटस्पॉट बना हुआ है। लोग यहाँ इस तापमान में डिनर का मजा ले रहे हैं। डिनर प्लेस को बाकायदा चीनी जोडियाक के 12 जानवरों के गोल्डन स्टैचू से सजाया गया है और चिली पेपर्स की रेप्लिका बनाई गई है। आइस हाउस यहाँ आकर्षण का केंद्र बना हुआ है और दूर दूर से लोग यहाँ मजा लेने के लिए आ रहे हैं। जिंदगी का कोई भी पहलू अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से अछूता नहीं है। अपने इस खास सेगमेंट में हम रोजाना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ी खबरें आपको दिखाते हैं। आइए एक नजर डालते हैं आज की एआई स्टोरी पर। देखिए, मशहूर चिप निर्माता कंपनी एनवीडिया ने एक ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल कॉस्मोस लॉन्च किया है जो इंसानों से सीखकर रोबोट और मशीनों को ट्रेनिंग देगा। एप्पल के बाद दुनिया की दूसरी सबसे मूल्यवान कंपनी ने लॉस वेगस में सालाना टेक शो CES 2025 के दौरान कॉस्मोस फाउंडेशन मॉडल पेश किया। ये रोबोट और मशीनों को वास्तविक दुनिया से बातचीत का तरीका सिखाने के लिए डिजाइन किया गया है। खास बात यह है कि नए मॉडल को इंसानों के चलने, हाथ हिलाने, चीजों में हेरफेर करने के 2 करोड़ घंटे के वास्तविक फुटेज के आधार पर ट्रेन किया गया है। इसका इस्तेमाल बहुत कम लागत में औद्योगिक रोबोट से लेकर खुद से चलने वाली कारों तक को प्रशिक्षित करने में किया जा सकता है। जापान में रोबोट सिटी का पहला चरण पूरा होने वाला है। साल के अंत में यहां 100 मानव निवासियों को रहने के लिए भेज दिया जाएगा। खास बात यह है कि इस रोबोट सिटी को एक ज्वालामुखी के करीब बनाया गया है। वहीं दूसरे चरण में जब ये पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगी तो यहां 2000 लोग रह सकेंगे। प्रसिद्ध कंपनी टोयोटा ने लॉस वेगास में CES टेक शो में ये घोषणा की है। इस रोबोट सिटी को वोवन सिटी का नाम दिया गया है। इसका निर्माण टोयोटा कंपनी कर रही है। 2021 में इस शहर का निर्माण शुरू हुआ था। टोयोटा ने इस शहर के निर्माण को काफी गुप्त रखा है। कंपनी का कहना है कि पूरा शहर एक जीवित प्रयोगशाला होगी। वोवन सिटी चालक रहित कारों, स्मार्ट घरों और रोबोटिक्स के लिए प्रशिक्षण स्थल के रूप में काम करेगी। ये साइट जापान के माउंट फूजी से कुछ ही मील की दूरी पर है और इसकी लागत $10 बिलियन है। देखिए, स्पेस की बात कर लेते हैं। अंतरिक्ष की पहेलियां सुलझाने में इंसान बरसों से लगा हुआ है, लेकिन अभी तक इस अनंत अंतरिक्ष में ऐसे तमाम रहस्य छिपे हैं जिनसे पर्दा उठना अभी भी बाकी है। अपने इस खास सेगमेंट में हम अंतरिक्ष से जुड़ी कुछ खबरें आप तक पहुंचाते हैं। चीन ने प्रक्षेपण के लिए लॉन्च मार्च 3B रॉकेट का उपयोग करके मंगलवार सुबह एक प्रशिक्षण उपग्रह शीजियान 25 को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में भेजा। रॉकेट को दक्षिण पश्चिमी
सिचुआन प्रांत में जिचांग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से बीजिंग के समय अनुसार सुबह 4 बजे लॉन्च किया गया, जिससे बाद में पेलोड को पूर्व निर्धारित कक्षा में लाया गया। शीजियान 25 को सैटेलाइट फ्यूल को फिर से भरने और सैटेलाइट को कक्षा में प्रस्थापित करने का वक्त बढ़ाने में उपयोग में लाया जाएगा। और लंच टाइम में वक्त हो गया है हमारे स्पेशल सेगमेंट का, शगुफ्ता यानी चटपटी फूड स्टोरी का। भूख लग रही है, अभी आपको दिखाते हैं खास स्टोरी। और चलिए लंच टाइम स्पेशल में आज बारी है दिल्ली के जंतर मंतर पर मौजूद कुट्टी डोसा की। यहाँ का डोसा, यहाँ के इडली वड़ा सब कुछ काफी पॉपुलर है। अब दिल्ली में साउथ वाला टेस्ट लोगों को खूब पसंद आ रहा है और इस शॉप पर दूर दूर से लोग डोसा खाने के लिए स्पेशली आते हैं। यह है जंतर मंतर। ढेर सारी पुलिस बैरिकेडिंग देखकर और नाम सुनकर आपको याद तो आ ही गया होगा कि दिल्ली का वही जंतर मंतर है जहां ढेर सारे प्रोटेस्ट होते रहते हैं। हम आपको जंतर मंतर में आज ये पुलिस बैरिकेडिंग या फिर ये छोटे मोटे प्रोटेस्ट दिखाने नहीं लाए हैं, बल्कि आपको हम मिलवाने लाए हैं यहाँ पर कुट्टी डोसे वाले से, जो कि यहाँ के मशहूर डोसे वाले हैं। दिल्ली के तमाम लोग, सैकड़ों लोग अपना नाश्ता और लंच करने के लिए इस जगह को चुनते हैं और क्या स्वाद में वो खास बात है जो हर किसी को यहाँ पर खींच लाती है, दिखाएंगे भी और चख कर बताएंगे भी। तो चलिए चलते हैं। देखिए, तस्वीर देखकर आप स्वाद की दीवानगी समझ रहे होंगे। इस दुकान पर ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर आप आराम से बैठकर स्वाद ले सकें, लेकिन स्वाद इतना शानदार है कि लोग देखिए अपनी गाड़ी से आए और फिर बोनट को ही अपनी डाइनिंग टेबल बना ली है और उसी पर रखकर अब स्वाद लिया जा रहा है। कब से आप लोग यहाँ का स्वाद ले रहे हैं? तो काफी टाइम हो गया यहाँ पे रहते, पहले दिल्ली में रहते थे, अब हम गाजियाबाद से आए हैं। गाजियाबाद से आए हम, गाजियाबाद राजनगर एक्सटेंशन से। खाने डोसा यहाँ बहुत है, मैंने ट्राई भी किए हैं क्योंकि हमारा घर साउथ इंडियन का दीवाना है, लेकिन इसके वाला टेस्ट नेवर एवर कहीं नहीं, मुझे नहीं लगता कि कहीं और मिलेगा। तब आप देख सकते हैं कि पतला सा सांभर है, लेकिन टेस्ट है। देखिए, जब शुरुआत हुई थी इस दुकान की तो यहाँ डोसा सिर्फ 2 रुपए का था, इडली 1 रुपए की थी, वड़ा 1 रुपए का था। लेकिन आज यहाँ पर 10 से ज्यादा वैरायटी मिलती है डोसे की। मेन्यू आप देख सकते हैं, इडली की, वड़े की, बहुत सारी वैरायटी है। लेकिन अब जो रेट है, आप सोचिए 2 रुपए से शुरू हुआ था, आज डोसे का रेट 90 रुपए का डोसा है, मसाला डोसा, और जो प्लेन डोसा है वो 80 रुपए का। मतलब 80 रुपए से शुरू करके लगभग 140 रुपए तक का डोसा यहाँ पर मिल जाता है। उत्पम कई तरीके के हैं, रवा डोसा भी है, उपमा भी है, तो तमाम सारी चीजें यहाँ पर हैं। बदलाव धीरे धीरे बहुत सारे हुए और बदलाव, लेकिन इनके स्वाद में कोई नहीं हुआ। तो वो क्या स्वाद है जो 1987 से लगातार इन्होंने मेंटेन करके रखा है। तो हमारे लिए भी एक स्पेशल डोसा तैयार हो गया है। मसाला डोसा है ये। कैसा आपको दिख रहा है, कितना क्रंची सा दिखाई पड़ रहा है। पहले तो आप इसको देख लीजिए, एक बार अच्छे से निहाल लीजिए। इतना क्रंची ये डोसा है और साथ में सांभर है, वाइट चटनी है नारियल की। क्या खास बात है इसकी, लोग इसे दूर दूर से खाने के लिए आ रहे हैं। ट्राई किया जाए, चखा जाए, चलिए। सबसे पहले डोसा की एक बाइट सांभर में डिप की, उसमें चटनी ली और अब पहली बाइट। मैंने भी कई जगह डोसा खाया है, लेकिन इसका स्वाद बहुत अलग है, कुछ अलग सा है। एग्जैक्टली क्या है, एक बार और खा के बताते हैं। इसके सांभर का जो टेस्ट है ना, कहीं नहीं मिलेगा। तो आप भी अगर
जंतर मंतर के आसपास आइएगा तो यहाँ का स्वाद लेना मत भूलिएगा। मुझे लगता है कि मैं कैमरा ऑफ करूँ और आराम से इसका स्वाद लूँ, क्योंकि एक दो बार खाने के बाद ना अब रुका नहीं जा रहा। ठीक है, कैमरामैन शैलेंद्र के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज टुडे, जंतर मंतर, दिल्ली। चलिए आपको सीधे लेकर चलते हैं कुंभ नगरी, जहां भव्य और दिव्य महाकुंभ की अलग ही रौनक देखने को मिल रही है। संगम नगरी प्रयागराज में हर तरफ आस्था की बयार बह रही है। 13 जनवरी को कुंभ का आगाज होगा, लेकिन आस्था के कुंभ में अभी से भारी संख्या में श्रद्धालुओं का पहुंचना शुरू हो गया है। दरअसल महाकुंभ में कुल 6 शाही स्नान है, जिसमें पहला स्नान पौष पूर्णिमा यानी 13 जनवरी को किया जाएगा। वहीं दूसरा शाही स्नान 14 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन होगा। लगातार 2 दिन शाही स्नान होने की वजह से कुंभ में ज्यादातर लोगों ने अभी से पहुंचना शुरू कर दिया है। वहीं बात कुंभ के रंग की करें तो कुंभ नगरी में इस साल सबकी नजर सबसे छोटे नागा साधु पर रहने वाली है। ये सबसे छोटा नागा साधु महज 6 महीने की उम्र में नागा साधुओं के पास पहुंच गए थे। वहीं आपको 13 साल की साध्वी भी मौजूद नजर आएंगी, जो एक बार कुंभ में परिवार के साथ पहुंची तो वहीं की होके रह गई। इन दिलचस्प तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये कुंभ बेहद खूबसूरत, रोचक और आकर्षक होने वाला है। तो चलिए अब आपको लेकर चलते हैं और मिलवाते हैं बालिका संत से, जिन्होंने महाकुंभ क्षेत्र पहुंचकर ही संन्यास धारण किया है। उम्र महज 13 साल है, लेकिन इसका कहना है कि यहां आकर आध्यात्म वैराग्य से ऐसा ज्वार उमड़ा कि इन्होंने संत परंपरा में शामिल होने का फैसला कर लिया। कहते हैं जब ईश्वर की इच्छा होती है तो इंसान संत बनने की ओर अग्रसर हो जाता है और अपना सारा जीवन भगवान के शरण में समर्पित कर देता है। आगरा की रहने वाली एक बेटी ने महज 13 साल की उम्र में ही संत परंपरा को अपना लिया है। जूना अखाड़े में उन्हें दीक्षा दी गई। राखी सिंह का परिवार प्रयागराज त्रिवेणी स्नान के लिए आया था और महाकुंभ क्षेत्र में भ्रमण के दौरान ही राखी को ये विचार आया कि वो अब संत परंपरा में शामिल होगी। हालांकि उन्हें उनके परिवार और गुरु ने खूब समझाया, लेकिन उनका विश्वास नहीं टिका। गुरु का कोई दबाव ना हमारा, किसी दोनों का कोई दबाव, वो तो उसी की खुशी है। आपको दुख नहीं हुआ? कुछ नहीं, बेटी है, इतना खुशी है कि इस भाव पे उतर गई मेरी बेटी। कोई किसी ने नहीं कहा, हमने तो इसको स्वयं समझाया। नहीं बेटा, ये लोहे के चना है, ये बहुत बड़ी कठिनता है। हमने बचपन में 3 साल के घर त्यागा है, तो हमको पता है कैसे इसमें संन्यास में कितना बड़ा कष्ट है, कितनी परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है हमें। बेटा इसमें तो जगडग पे कांटे हैं, जिस रूप में तेरे में तो हम तो चलो संत, हम पुरुष में नारी में तो बहुत बड़ा फर्क है। नहीं बेटा जगडग पे कांटे हैं। बोलो नहीं गुरुजी, आपका आशीर्वाद रहेगा तो सब प्रयास है। आखिरकार बेटी की जिद के आगे परिवार को झुकना पड़ा और माँ बाप ने जूना अखाड़े को अपनी बेटी को समर्पित कर दिया। अब राखी गौरी गिरी महारानी के नाम से जानी जाएंगी। 19 जनवरी को गौरी गिरी महारानी अपना पिंडदान करेंगी और पूर्ण रूप से सन्यासिनी बन जाएंगी। मैंने सब चीज छोड़ दी, सबका त्याग कर दिया, माँ बाप बहन भाई सबका, और मैं सिर्फ अपने गुरु के शरण में रहूंगी। सब चीज का त्याग कर दिया मैंने। मेरा मन था, मेरी भक्ति थी, लगन लगी थी मुझे भगवान से, इसलिए मैंने सब कुछ त्याग करके अपने गुरु की शरण में आ गई थी। राखी की मां का कहना है कि वो IAS अफसर बनना चाहती थी ताकि समाज के लिए कुछ योगदान दे सके, लेकिन महाकुंभ क्षेत्र में आकर उसके अंदर का वैराग्य जागा और उसने अचानक ही संन्यास लेने का फैसला कर लिया। IAS बनना चाहती थी, अब इसका यहाँ आके पता नहीं भगवान के दर्शन करके सेवा करके पता नहीं इसके अंदर क्या भक्ति में ही शक्ति जग गई है, जो ये मतलब कहने लगी कि मुझे साध्वी बनना है। तो हमने कहा ठीक है, जो तुम्हारी आत्मा कहे, जो इच्छा कहे उसी में हम खुश हैं, जो गुरु कहे। तो गुरु का कहना था कि बेटा मेरा कोई जबरदस्ती नहीं है। राखी की मां का ये भी कहना है कि जब परिवार कुंभ क्षेत्र में आया तो राखी यहाँ रहना नहीं चाहती थी, लेकिन अचानक ही उसका मन बदला और उसने लाख समझाने के बावजूद संत परंपरा में शामिल होने का फैसला ले लिया। प्रयागराज से आनंद राज के साथ कुमार अभिषेक, गुड न्यूज टुडे।
महाकुंभ के लिए प्रयागराज में हर तैयारी अंतिम चरण में है, तो सुरक्षा का भी पुख्ता इंतजाम किया गया है। रेलवे और रेलवे सुरक्षा बल भी हाई अलर्ट मोड पर आ गए हैं। प्रयागराज ही नहीं बल्कि आसपास के बड़े स्टेशन पर भी सुरक्षा सख्त कर दी गई है। स्टेशन के साथ पटरियों पर भी चौकसी बढ़ा दी गई है ताकि महाकुंभ के दौरान कोई भी अनहोनी ना हो। महाकुंभ को लेकर रेलवे सिर्फ 13,000 रेलगाड़ियों का संचालन ही नहीं करेगा, बल्कि यात्रियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी निभाने के लिए तैयारी कर रहा है, ताकि महाकुंभ में आने वाला हर एक यात्री आस्था की डुबकी लगाकर सकुशल अपने घर तक पहुंच सके। जीआरपी हो या आरपीएफ हर तरह से मुस्तैद है और लगातार सुरक्षा बनाए रखने का अभ्यास कर रहे हैं। स्टेशन और ट्रेनों में अभी से चेकिंग अभियान शुरू कर दिया गया है। यही नहीं, रेलवे ट्रैक पर भी निगरानी बढ़ा दी गई है। Our main priorities will be first crowd management, second will be safety and security of the passengers. Crowd management के लिए स्टेशन पे अगर होल्डिंग एरिया बना रहा है एंड स्पेशल गाड़ीज कोशिश कर रहे हैं कि एवरी 1 आवर 2 आवर चलेगा। दूसरा है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ पैसेंजर्स। इस चीज़ के लिए हम सुरक्षा एजेंसीज लाइक आरपीएफ, जीआरपी, लोकल पुलिस, हम लोग इंटेलिजेंस अपना बढ़ रहा है, हमेशा ट्रैक पेट्रोलिंग कर रहा है। जो भी पैसेंजर्स प्रयागराज के लिए जाएगा उनको रैंडमली हम लोग चेकिंग करेगा और हाई प्रायोरिटी गाड़ीज में एस्कॉर्ट बढ़ाता है। साथ ही साथ मुगल सराय, सासाराम, डेरियन सोन, गया जो मेन स्टेशन है उधर भी हम लोग हमेशा अलर्ट मोड में रहेगा, स्पेशली 13 जनवरी से 26 फरवरी तक। सुरक्षा को दुरुस्त रखने के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर जीआरपी और आरपीएफ के जवानों के साथ साथ अतिरिक्त फोर्स की संख्या भी बढ़ाई गई है, जिसमें यूपी होमगार्ड के जवानों के साथ साथ पीएसी की बटालियन भी शामिल है। जवान लगातार चौकसी बरत रहे हैं। रेलवे स्टेशन, ट्रेन और सर्कुलेटिंग एरिया की लगातार पेट्रोलिंग की जा रही है और यात्रियों को जागरूक भी किया जा रहा है। सुरक्षा एजेंसियां पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से होकर प्रयागराज की तरफ जाने वाली ट्रेनों में विशेष रूप से चौकसी बरत रहे हैं। महाकुंभ के लिए तैयारी देश भर में भी की जा रही है। बिहार के समस्तीपुर रेल मंडल ने भी अपने यहां से प्रयागराज के लिए 7 जोड़ी स्पेशल ट्रेन चलाने की तैयारी की है। इसके अलावा धनबाद से 1 जोड़ी महाकुंभ स्पेशल ट्रेन और 8 जोड़ी स्पेशल ट्रेन का परिचालन होगा जो प्रयागराज से होकर गुजरेंगी। यही नहीं, जयनगर, सहरसा और रक्सौल से भी महाकुंभ स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। समस्तीपुर से जहांगीर आलम के साथ चंदौली से उदय गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, शाकंभरी नवरात्र का आगाज हो चुका है। इस खास मौके पर गुजरात में बनासकांठा जिले के अंबाजी मंदिर की रौनक देखते ही बनती है। पूरे मंदिर परिसर को मौसमी फल और सब्जियों से सजाया गया है। शाकंभरी नवरात्र के मौके पर अंबाजी मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन पूजन के लिए पहुंचते हैं। साथ ही शीतलता और स्वास्थ्य प्रदान करने वाली कल्याण स्वरूपा माता का आशीर्वाद भी ग्रहण करते हैं। सनातन परंपरा में शक्ति की उपासना के पर्व नवरात्र का विशेष महत्व है। यूं तो नवरात्र साल में 4 बार आते हैं, जिनमें चैत्र और अश्विन महीने में पड़ने वाले नवरात्र तो सभी जानते हैं, लेकिन इसके अलावा 2 और नवरात्र होते हैं जो माघ और आषाढ़ माह में आते हैं। वैदिक परंपरा में जिन्हें गुप्त नवरात्र के नाम से जाना जाता है। इन 4 नवरात्रों के अलावा माता की आराधना के लिए साल में एक और नवरात्र मनाने की परंपरा है, जिसे शाकंभरी नवरात्र कहते हैं। शाकंभरी नवरात्र की शुरुआत पौष मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी से होती है, जो पूर्णिमा तक मनाया जाता है। इस साल 7 जनवरी से माता के इन विशेष नवरात्र की शुरुआत हो गई है। मां शाकंभरी भक्तों को शीतलता और स्वास्थ्य प्रदान करने वाली हैं। माता के 1000 नेत्र हैं, जिसके चलते इनका एक नाम मां शताक्षी भी है। शाकंभरी नवरात्रि के मौके पर माता को फल, फूल और हरी सब्जियों के दान का विशेष महत्व होता है।
इस मौके पर देश के 51 शक्तिपीठों में से एक गुजरात के अंबाजी आद्य मंदिर में भक्तों का तांता लगा हुआ है। यहाँ के गब्बर पहाड़ी पर माता का प्राचीन मंदिर है। मान्यता है कि देवी सती के शरीर से अलग होकर उनका हृदय यहाँ आकर गिरा था। इस मंदिर की अनूठी खासियत ये है कि यहाँ कोई मूर्ति नहीं है। यहाँ देवी के प्रतीक श्री विसा यंत्र की पूजा की जाती है, जो एक पर्दे में ढकी रहती है। हर साल हजारों भक्त अपनी मनोकामना लेकर माता के दर पर आते हैं। 4 नौरतों में एक नौरता ये भी है जो गुप्त नौरता। इस नौरता विशेष महत्व ये होते हैं, सभी नौरते जो एकम से नवम तक होते हैं, लेकिन ये नौरते ऐसे जो अष्टमी से पूनम तक की महात्मा है। शाकंभरी नवरात्र के चलते मंदिर का भव्य श्रृंगार किया गया है। सजावट के लिए अलग अलग तरह की सब्जियों और फलों का उपयोग किया गया है। मान्यता है कि मां शाकंभरी ने अपने शरीर पर फल और सब्जियों को उगाकर संपूर्ण जगत का भरण पोषण किया था। सर्दी के मौसम में फल और सब्जियों की बहुलता होती है, इसलिए भक्त माता को मौसमी फल और सब्जियों का भोग लगाते हैं। शाकंभरी नवरात्र के पहले दिन भक्तों ने अंबाजी मंदिर में कई फीट लंबी ध्वजा अर्पित की। करीब 300 से ज्यादा महिलाओं ने पहले ध्वजा पूजन किया और फिर मां के जयकारों के साथ मंदिर में प्रवेश किया। यहाँ पूर्णिमा तक भक्तों का ये जमावड़ा यूं ही बढ़ता रहेगा। अंबाजी से शक्ति सिंह परासर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।